भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता को बढ़ावा देने के लिए अचानक इतने सख्त नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं को याद करते हैं। उनकी आत्महत्याओं के बाद जाति आधारित भेदभाव के इतने गंभीर आरोप लगे कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और इसी बैकग्राउंड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 का एक ड्राफ्ट जारी किया है। आज हम इन्हीं नियमों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि इन नए नियमों में असल में है क्या, ये 2012 के पुराने नियमों से इतने अलग क्यों हैं, इन्हें लागू करने का सिस्टम क्या होगा और सबसे ज़रूरी बात, इन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये नियम सिर्फ कुछ सरकारी कॉलेजों के लिए नहीं है, ये देश के हर उच्च शिक्षण संस्थान पर लागू होंगे, चाहे वो आईआईटीज हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या फिर प्राइवेट कॉलेज। इनका मकसद हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना है, मतलब धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, जाति या विकलांगता, किसी भी आधार पर। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने बताया, हाल की घटनाओं के बाद इनका फोकस साफ तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा पर है। तो एक तरह से अब भेदभाव से निपटने के लिए आप कह सकती हैं कि एक पक्का सिस्टम बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। नियम तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल सवाल तो उन्हें जमीन पर उतारने का है। तो इन नियमों को सिर्फ एक और फाइल में दबकर रह जाने से रोकने के लिए क्या कोई ठोस मशीनरी बनाई गई है? हाँ, और यही इन नियमों का सबसे अहम हिस्सा है। इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा 3 स्तरीय सिस्टम बनाया गया है। पहला और सबसे बुनियादी लेवल है समान अवसर केंद्र या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे हम ईओसी कह सकते हैं। हर संस्थान के लिए इसे बनाना अब अनिवार्य होगा। और इसका काम सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, इसका काम वंचित समूहों के छात्रों के लिए नीतियां बनाना, उनकी देखरेख करना और जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर काम करना भी होगा। यहाँ तक कि छात्रों को कानूनी मदद दिलाने में भी ये केंद्र मदद करेगा। दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक शिकायत बॉक्स नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव बॉडी है। इसकी बनावट कैसी होगी? मतलब इसमें कौन लोग होंगे? क्या इसमें भी आरक्षण जैसा कोई प्रावधान है? ये एक अच्छा सवाल है। इस पहले स्तर पर यानी ईओसी में 5 फैकल्टी सदस्य होंगे, लेकिन उनके लिए कोई श्रेणीवार आरक्षण अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक बात जोड़ी गई है। अगर मान लीजिए किसी छोटे कॉलेज में 5 फैकल्टी सदस्य हैं ही नहीं, तो उसकी जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, उसका ईओसी ही उस कॉलेज के लिए ये काम संभालेगा। अच्छा, तुम किसी को भी छोड़ा नहीं गया है? जी नहीं। ठीक है, तो ईओसी एक तरह से पहला दरवाजा हो गया। लेकिन अगर वहां बात ना बने या फैसला लेने की बारी आए, तो असली ताकत किसके पास होगी? वो है दूसरा स्तर, इक्विटी कमेटी। ये कमेटी ईओसी की मदद करेगी, लेकिन इसकी अध्यक्षता सीधे संस्थान के प्रमुख करेंगे, यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। और इसमें 10 सदस्य होंगे। और यहाँ पर आपकी बात का जवाब है। इस कमेटी की संरचना में आरक्षण का साफ प्रावधान है। इन 10 में से 5 सदस्यों का आरक्षित श्रेणियों से होना अनिवार्य है। एक ओबीसी से, एक एससी, एक एसटी, एक विकलांग व्यक्ति और एक महिला। तो इससे ये पक्का किया गया है कि फैसले लेने वाली टेबल पर वंचित समूहों की आवाज हो। और ये कमेटी काम कैसे करेगी? क्योंकि अक्सर ऐसी कमेटियों का मतलब होता है महीनों तक चलने वाली बैठकें और नतीजा कुछ नहीं। मुझे लगता है नियम बनाने वालों ने इसी बात को ध्यान में रखा है। शायद इसीलिए इन नए नियमों की सबसे बड़ी खासियत है इसकी टाइमलाइन, जो बहुत सख्ती से तय की गई है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठक बुलानी होगी। 24 घंटे? हाँ, सिर्फ 24 घंटे। और 15 दिनों के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के भीतर संस्थान के प्रमुख को उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। 15 दिन? विश्वविद्यालयों की जो ब्यूरोक्रेटिक रफ्तार है, उसे देखते हुए ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या आपको लगता है कि ये समय सीमा असल में लागू हो पाएगी? देखिए, आपकी आशंका जायज़ है। इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके पीछे की जो सोच है, वो संस्थानों पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है। इसका मकसद जवाबदेही तय करना है और मामलों को अनिश्चित काल तक लटकाने की आदत को तोड़ना है।
अगर कोई संस्थान इसका पालन नहीं करता तो उसके लिए गंभीर परिणाम होंगे, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये सिर्फ सुझाव नहीं, एक आदेश है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है, इक्विटी स्क्वाड। सच कहूं तो ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तरह की मॉरल पुलिसिंग की तस्वीर बनती है। हाँ, ये शब्द थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसका काम पुलिसिंग से ज्यादा सतर्कता और रोकथाम का है। रोकथाम कैसे? इन इक्विटी स्क्वाड का मुख्य काम कैंपस में भेदभाव को होने से रोकना है, न कि होने के बाद सजा देना। ये टीमें मोबाइल रहेंगी, मतलब कैंपस में घूमती रहेंगी और उन जगहों का नियमित रूप से दौरा करेंगी जिन्हें संवेदनशील माना जाता है, जैसे हॉस्टल, कैंटीन या लाइब्रेरी। तो एक तरह की कैंपस वॉच जिसका फोकस भेदभाव रोकना है। बिल्कुल, जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि माहौल सबके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक हो। और मैंने इक्विटी एम्बेसडर्स के बारे में भी पढ़ा था, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये इसी प्रोएक्टिव सोच का हिस्सा है। इक्विटी एम्बेसडर्स ज्यादातर छात्री होंगे, जिन्हें नियमों में समानता की मशाल वाहक यानी टॉर्च बेरर्स कहा गया है। हाँ। इनका काम कोई जासूसी करना नहीं, बल्कि कैंपस में जागरूकता फैलाना, बातचीत शुरू करना और एक सकारात्मक समावेशी माहौल बनाना होगा। तो एक औपचारिक शिकायत तंत्र, एक सक्रिय निगरानी प्रणाली और एक जमीनी जागरूकता अभियान, सब कुछ एक साथ। जी, एक पूरा इकोसिस्टम। ये तो वाकई एक बहुत विस्तृत ढांचा लगता है। और ये सब सुनकर जहन में आता है कि 2012 में भी तो इसी तरह के नियम थे। तो फिर उन नियमों में ऐसी क्या कमी थी कि हमें इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई? क्या वो पूरी तरह बेअसर थे? ये समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बदलाव सिर्फ कुछ नियमों का नहीं, बल्कि पूरी सोच का है। 2012 और 2026 के नियमों में 4 बहुत बड़े और बुनियादी अंतर हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है नियमों की प्रकृति। 2012 के नियम ज्यादातर सलाहकारी थे, एडवाइजरी। मतलब ऐसा होना चाहिए वाली बात। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पर वो चुप थे। इसके उलट 2026 के नियम अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं और लागू करने योग्य, यानी एनफोर्सेबल है। यानी अब संस्थानों के पास इन्हें नजरअंदाज करने का विकल्प नहीं होगा। अब इन नियमों में दांत हैं। सही कहा। पर ये दांत कितने तेज हैं? हम किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? और यहीं पर दूसरा बड़ा अंतर आता है, सजा का प्रावधान। 2012 के नियमों में अगर कोई संस्थान उनका पालन नहीं करता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई साफ प्रावधान ही नहीं था। लेकिन 2026 के नियमों के तहत यूजीसी उन संस्थानों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई में संस्थान को यूजीसी की सभी योजनाओं से वंचित करना, नए डिग्री या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने पर रोक लगाना। अच्छा। यहाँ तक कि उसके केंद्रीय अनुदान यानी सेंट्रल ग्रांट्स को पूरी तरह बंद करना भी शामिल है। ग्रांट बंद करना, ये तो किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है? क्या कॉलेज ग्रांट खोने के डर से हर छोटी मोटी शिकायत पर, चाहे वो झूठी ही क्यों न हो, जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने लगेंगे, सिर्फ खुद को बचाने के लिए? उनका संतुलन बिगड़े। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अब तक क्या हो रहा था। अब तक इनएक्शन यानी कार्रवाई न करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये नियम उस इनएक्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि इक्विटी कमेटी, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं, ये सुनिश्चित करेगी कि फैसले निष्पक्ष हों। पर हाँ, इसका जमीनी स्तर पर संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है। और तीसरा अंतर क्या था? आपने संस्थागत ढांचे की बात की थी। हाँ, ये तीसरा बड़ा फर्क है। 2012 के नियमों में सिर्फ एक समान अवसर सेल बनाने की बात थी, लेकिन उसकी संरचना क्या होगी, वो काम कैसे करेगा, ये सब कुछ भी साफ नहीं था। बस एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करने की बात थी, जो अक्सर अकेले पड़ जाते थे। लेकिन 2026 के नियमों में, जैसा हमने अभी चर्चा की, एक पूरा बहुस्तरीय सिस्टम है। ईओसी, इक्विटी कमेटी, स्क्वाड, जिसमें हर स्तर पर किसकी क्या भूमिका है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। और चौथा और आखिरी अंतर? चौथा अंतर इन नियमों के दायरे से जुड़ा है। 2012 के नियमों का ध्यान मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर था। उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज का स्पष्ट रूप से जिक्र तक नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। 2026 के नियमों में इस कमी को दूर किया गया है। इसमें साफ तौर पर ओबीसीज को भी शामिल किया गया है, साथ ही एससीज, एसटीज, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं को भी। ये इन नियमों को पहले से कहीं ज्यादा समावेशी बनाता है। तो कुल मिलाकर ये नियम ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा संरचित हैं, ज्यादा जवाबदेह हैं और ज्यादा समावेशी भी।
सतह पर तो ये सब बहुत अच्छा और जरूरी लगता है, पर भी जैसा कि भारत में होता है, कोई भी बड़ा बदलाव बिना विवाद के नहीं आता। इसका विरोध क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को इससे क्या परेशानी है? और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आलोचकों की सबसे बड़ी और सबसे मुखर आपत्ति ये है कि इन नियमों में भेदभाव की झूठी शिकायतों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि जहां नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के लिए इतनी सख्त सजा है, वहीं झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है। अच्छा, तो मूल चिंता यह है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगा सकता है। बिल्कुल, यही उनकी मुख्य चिंता है। उनका तर्क है कि बिना किसी सजा के डर के इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को बेवजह परेशान किया जा सकता है। ये तो एक पहलू हुआ। और क्या आपत्तियां हैं? एक और बड़ी दलील ये दी जा रही है कि इस तरह के नियम कैंपस के माहौल को सुधारने के बजाय और बिगाड़ सकते हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे छात्रों के बीच जाति आधारित विभाजन और गहरा हो सकता है। ये एक क्लासिक बहस है ना? हाँ, बिल्कुल, कि क्या ऐतिहासिक असमानता को दूर करने के लिए बनाई गई नीतियां अंततः उन्हीं पहचानों को और मजबूत कर देती हैं जिन्हें वे मिटाना चाहती हैं? सही कहा। उनका डर ये है कि हर चीज को जाति के चश्मे से देखने से छात्रों के बीच सौहार्द के बजाय तनाव और संदेह का माहौल बनेगा। और इसमें एक राजनीतिक एंगल भी जोड़ा जा रहा है, सही कहा ना? जी, कुछ आलोचक यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इन नियमों के पीछे राजनैतिक मंशा है। उनका कहना है कि ये खासकर ओबीसी समुदाय के भीतर विभाजन को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। हालांकि ये एक आरोप है और इसकी सच्चाई पर बहस हो सकती है, लेकिन यह भी विवाद का एक प्रमुख बिंदु है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, दुखद घटनाओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और फिर इन नए और विवादित नियमों तक, तो हमें क्या समझना चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये भारतीय उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये सलाहकारी दिशा निर्देशों के युग से निकलकर एक अनिवार्य कानूनी ढांचे की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि भेदभाव एक वास्तविक और गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है, एक सख्त और जवाबदेह सिस्टम की जरूरत है। ये समानता को सिर्फ एक आदर्श के तौर पर नहीं, बल्कि एक लागू करने योग्य अधिकार के रूप में संस्थागत बनाने का एक गंभीर प्रयास है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, इस पर हो रहा विवाद ये भी दिखाता है कि हमारे समाज के जटिल ताने बाने में ऐसी नीतियों को लागू करना कितना मुश्किल है। इन नियमों की असली परीक्षा कागज पर नहीं, बल्कि कैंपस की जमीन पर होगी। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें कितनी ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाता है। और क्या ये नियम सुरक्षा का माहौल बनाएंगे या फिर संदेह का? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन नियमों में इक्विटी एम्बेसडर बनाने की बात की गई है, जिन्हें समानता की मशालवाहक कहा गया है। जरा सोचिए, आज के दौर में किसी छात्र के लिए अपने कैंपस में समानता का एम्बेसडर होने का सही मतलब क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ नियमों का पालन करने या करवाने तक सीमित है, या ये भूमिका इससे कहीं आगे बढ़कर एक ऐसी संस्कृति को सक्रिय रूप से आकार देने की है जहां किसी को अपनी पहचान की वजह से डर या असुरक्षा महसूस ना हो? और ये बदलाव कैसे लाया जा सकता है?